हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे इंटरनल सोर्सेस की मेरिट और डीमेरिट की। अभी स्टार्ट करनी है हमारे को। एक्सटर्नल सोर्सेस की मेरिट डीमेरिट उस दिन हमने फिनिश कर ली थी। बेटा करते हैं स्टार्ट इंटरनल सोर्सेस की मेरिट डीमेरिट और सिलेक्शन प्रोसेस। ये मेरा आज का टॉपिक है। बेटा 4 मेरिट दी गई हैं, 4 डीमेरिट दी गई हैं। और ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, जो लगभग आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की डीमेरिट दिखाई देती है वो मेरिट हो जाती है यहाँ पर आकर, ठीक है ना बेटा। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज में बेटा मेरिट दिखाई देती है वो यहाँ का डीमेरिट्स बन जाती है, ठीक है बेटा। करें बात स्टार्ट। बाबू अगर आपको ध्यान हो तो एक्सटर्नल सोर्सेज में मैंने 3 डीमेरिट पढ़ाई थी आपको। सबसे पहले पढ़ाया था कॉस्टली प्रोसेस, उसके बाद की थी लेंदी प्रोसेस की, और फिर डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज जनरली महंगे होते हैं, एक्सेप्शन के तौर पर एक दो हैं जो सस्ते भी होते हैं, जैसे कि कैजुअल कॉलर आपको याद हो, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय याद हो, ये सस्ते होते हैं बेटा। लेकिन जनरली एक्सटर्नल सोर्सेज महंगे होते हैं बेटा। और एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करने का एक नुकसान ये होता है बेटा, यू हैव टू फॉलो अ लेंदी प्रोसेस, ठीक है ना। बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करो, देन इंटरव्यूज, देन रेफरेंसेस चेक करना, तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस पड़ता है। बाबू अगर ये यहाँ पर डीमेरिट थी तो बेटा इंटरनल में जाकर ये मेरिट बन चुकी है, और आपके नोट्स में सेकंड नंबर पे लिखी गई है सिंपल एंड इकोनॉमिकल। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सस्ता क्यों पड़ता है बेटा इंटरनल सोर्सेज में? और क्या होगा बेटा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है, अंदर ही स्टाफ अवेलेबल है। आपने उसे कहा कल से तूने ये सुपरवाइजर नहीं है, कल से तू आजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्शन मैनेजर है, तुझे मिडिल लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। तो बेटा सस्ता है, आपने कौन सा खर्चा किया ये कहने में। और बेटा सिंपल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि कोई इंटरव्यू कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करते आप उस इंसान का बेटा। ओके है बात, ये बात 2-3 बार पहले भी हो चुकी है, ठीक है बाबू। अब 3 मेरिट और हैं। सबसे पहली मेरिट लिखी गई है नोट्स में मोटिवेशन, ऐसा ही लिखा गया बाबू। अभी सुनना, मेरी तरफ देखना। अगर आपको याद हो बेटा, जिस दिन मैं ट्रांसफर और प्रमोशन पढ़ा रहा था, मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि ज्यादा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन किसका होता है, प्रमोशन का होता है या ट्रांसफर का होता है? आपने कुछ आंसर किया था मुझे, क्या होता है बेटा? प्रमोशन का ज्यादा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है बेटा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ज्यादा बड़ा होता है बेटा। बाबू अगर मैं इस मोटिवेशन की बात करूं ना, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपने इसमें लिखना है। ये पर्टिकुलरली अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाऊं तो स्पेसिफिकली तो बेटा ये एडवांटेज प्रमोशन की है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज लिख रहा हूं, मुझे तो प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों के एडवांटेज लिखनी है, तो बेटा ये पार्ट बनेगा इंटरनल सोर्सेज का। अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बोलूं तो ये प्रमोशन के एडवांटेज है, ये ट्रांसफर के एडवांटेज नहीं हो सकती। लेकिन यहां तो मैं इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज लिखने बैठा हूं बेटा, तो मुझे लिखना पड़ रहा है। ओके बात बेटा। मोटिवेशन बेटा अगर आप लोअर लेवल पे हो, कल मिडिल लेवल पे पहुंच जाते हो बेटा, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। पे पैकेजेस बढ़ जाएंगे, अथॉरिटी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, फैसिलिटी बढ़ जाएगी, रैंक बढ़ जाएगी बेटा, स्टेटस बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ जाती है। लेकिन ट्रांसफर से कुछ भी नहीं बढ़ता, अगर आपको याद हो तो। मैं बात बोल चुका हूं ये पहले भी। बात ओके, मोटिवेशन टर्म क्लियर है बेटा। थर्ड हेडिंग दी गई है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, ऐसे ही है। मैं हल्का सा हेडिंग को करेक्ट कर दूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की हेडिंग नहीं है, मेरी खुद की हेडिंग है, तो हेडिंग को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है बाबू। मेरे हिसाब से इस हेडिंग का नाम आप कर लो नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। आधे इतने पढ़े लिखे पढ़ने आ जाते हैं बिना पेन के। नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। चलो जी, समझना शुरू करना मैं इधर बेटा, सामने देखना बाबू। इंडक्शन ट्रेनिंग ये क्या चीज होती है अभी मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता देता हूं। इंडक्शन ट्रेनिंग मींस ओरिएंटेशन। अब आपको याद करा देता हूं, स्टाफिंग प्रोसेस में बेटा 4th स्टेप पढ़कर आते हो, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा एम्प्लॉय को फैमिलियर कर दो बेटा with the new employees, with the superior, with the subordinate, with the mission, vision and objective of the organization, with the rules and regulation of the organization, with CEO, MDs, promoter, इन सब सारी चीजों से फैमिलियर कर दो। एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया बेटा बाहर से,
वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको फैमिलियर करना ही ओरिएंटेशन है, उसको फैमिलियर करना ही इंडक्शन ट्रेनिंग है। बेटा अब आप खुद सोच रहे हैं क्या कहता है, इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज में लिखता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग की ओरिएंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा मैं फुली एग्रीड हूं, क्या जरूरत क्या है आप खुद समझना। अगेन हमारा एग्जांपल वही चल रहा है ना, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्कूल, 9th-10th बेटा एक टीचर पढ़ाता है सोशल साइंस, और बेटा आज कोई 11th-12th इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला टीचर जॉब लेफ्ट कर देता है। आपने क्या करा, उसको प्रमोट कर दिया हायरार्की में, 9-10 से उठाकर 11-12 पे आपने उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है, आपने ये काम कर दिया। बाबू एक बात बताओ, अब वो 11-12 पढ़ाने लगा, 20 साल उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन में 9-10 पढ़ाया है, अब आप उसे ये कहोगे चल तेरा ओरिएंटेशन करता हूँ, तुझे बताता हूँ प्रिंसिपल कौन है स्कूल का, तुझे बताता हूँ वाइस प्रिंसिपल कौन है, तुझे फैमिलियर करता हूँ रूल्स रेगुलेशन से, तुझे बताता हूँ तेरा सुपीरियर सबऑर्डिनेट, भाई उसे सब पता है, 20 साल वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहा है। इंटरनल सोर्सेज में किसी ओरिएंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। अगर आप इंटरनल सोर्सेज से जाओगे तो किसको बेटा बता रहे हो, वो तो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, उसे तो पहले ही पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ। समझ आई बात? तो इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज है किसी इंडक्शन ट्रेनिंग किसी ओरिएंटेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके बात बेटा, लास्ट हेडिंग है, और मैं ट्रांसफर फैसिलिटी लिखा गया, मैं हेडिंग का नाम चेंज करा रहा हूं, हेडिंग काट दो ट्रांसफर फैसिलिटी, हेडिंग का नाम लिखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नोट किया? पढ़े आगे, चलो सामने देखना बेटा। बाबू बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करना, बता देता हूं पहले ही, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक होके बोलूं तो ये एडवांटेज ट्रांसफर की है, लेकिन मैं तो प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों की मेरिट लिखने चला हूं बेटा, मैं तो इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज लिख रहा हूं, तो मैंने यहां पर प्लेस कर दिया इसको, ठीक है। अब समझ भी लेना क्या बात है बेटा। आज ऑर्गेनाइजेशन नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है मेरी, ठीक है, नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई 1 अप्रैल, मान लो बेटा लेट्स सपोज 21 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को मैंने नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, मैंने एक ऑब्जेक्टिव ले लिया और मुझे लगा कि उस ऑब्जेक्टिव को अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत एम्प्लॉइज चाहिए। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 200 एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर दिया, ठीक है। और मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने बेटा 10 स्टाफ को रिक्रूट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मेरा टारगेट था कि मैं पहले साल में 2 लाख यूनिट बेचने वाला हूं। 2 लाख यूनिट बना लेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 लाख यूनिट मैं आराम से बेच भी लूं, ठीक है जी। बेटा डिमांड ही नहीं आई, हम सोच तो रहे थे कि बहुत बढ़िया डिमांड आ जाएगी, प्रोडक्ट बिकेगा भी बहुत, तो डिमांड ही नहीं आई। डिमांड ही पूरे साल भर में 50,000 यूनिट की आई। खैर 50,000 यूनिट हमने बेच ली बहुत इजीली बेटा, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे बहुत सारे एम्प्लॉइज, लगभग 150 एम्प्लॉइज खाली बैठे रहे, कोई काम ही नहीं था इनके पास। अब नेक्स्ट ईयर, ये तो मैं फॉर श्योर बोल रहा हूं बेटा, अभी भी 2 लाख तक आप नहीं पहुंचने वाले। आप पहले साल की शुरुआत अगर 50,000 कर रहे हो तो 2 लाख तक पहुंचना, 4 गुना करना किसी भी चीज को बहुत मुश्किल होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो नहीं है चाहे वो पुरानी है, कि कोई नहीं कर पाता इतनी जल्दी ये काम। अब आपको समझ में आ गया कि यार ये तो टारगेट हो ही नहीं सकता अचीव 2 लाख, तो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट लिया 1 लाख, कि पिछले साल 50,000 बेची हैं, इस साल हम 1 लाख की कोशिश करेंगे। अब आपको दिख गया कि लाख यूनिट तो यार 100 ही एम्प्लॉय बना सकते हैं। ये 100 एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, अगर हम इन्हें खाली बिठा के सैलरी देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन मर जाएगी, और इतने एम्प्लॉयज का करें क्या बेटा। बाबू आपने क्या करा, इन 100 एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइम प्रोडक्शन से ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत है, ठीक है ना। आपने इन 100 एम्प्लॉइज को बोला कि आप कल से प्रोडक्शन में काम नहीं करोगे, आप मार्केटिंग में काम करोगे। आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप घर घर जाकर लोगों को अवेयर करोगे हमारे ब्रांड नेम से, हमारे प्रोडक्ट से। कोई नहीं जानता भी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को, आप लोगों को बताओगे। बेटा अब एक बात समझना, ट्रांसफर हैज द मेरिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू द डिपार्टमेंट वेयर देयर इज अ एम्प्लॉइज इन डेफिसिट। ट्रांसफर की मेरिट है बेटा कि आप क्या कर सकते हो, सरप्लस जहां पर एम्प्लॉई है किसी भी डिपार्टमेंट में,
वहां से एम्प्लॉय को शिफ्ट कर सकते हो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां एम्प्लॉय डेफिसिट में नजर आ रहे हैं आपको। और ऐसा करने से क्या होगा बेटा, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज होने लगेंगे। तो पहले 150 एम्प्लॉय खाली बैठे हुए थे बेटा, अगर आप अभी भी शिफ्ट ना करते इनको तो 100 एम्प्लॉय फिर पूरे साल खाली बैठते। तो आपने क्या करा, खाली नहीं बैठने दिया, आपने अपनी वर्कफोर्स को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करा। ये पर्टिकुलरली एडवांटेज ट्रांसफर किया बेटा। बात ओके, क्लियर है बात? मेरी तरफ देखना, सामने देखना। बाबू मैं बता देता हूं, मैंने 4 मेरिट का डिस्कशन करा। सबसे पहली मेरिट में मैंने बात करी सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ये बेटा डी मेरिट थी, कॉस्टली एंड लेंथी प्रोसेस। फिर मैंने बात करी मोटिवेशन की। मोटिवेशन पे एक बात और बोल देता हूं बेटा, देखो मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, अगर एक प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में होगा ना तो एक नहीं होगा सर, इट लीड टू द चेन ऑफ प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ की पोस्ट वैकेंट हो गई, आपने क्या करा, मिडिल लेवल से किसी मैनेजर को उठाया सीईओ बना दिया बेटा, फिर ये पोस्ट वैकेंट हो गई। आपने क्या करा बेटा, लोअर लेवल से किसी एक पर्सन को उठाया, मिडिल लेवल पे प्लेस कर दिया, फिर ये पोस्ट वैकेंट होगी। आपने बेटा एम्प्लॉय लेवल से किसी एम्प्लॉय को उठाया बेटा, लोअर लेवल पे प्लेस कर दिया, फिर बेटा एम्प्लॉय की पोस्ट वैकेंट होगी। कोई नहीं, एम्प्लॉय बहुत मिल जाएंगे आपको, बाहर से आप एम्प्लॉय रिक्रूट कर लो। जनरली ऑर्गेनाइजेशन यही चैन फॉलो करती है बेटा, सबसे लोअर जॉब पोजीशन के पर्सन को रिक्रूट करना चाहती है बेटा, उसके बाद सारे प्रमोशन। इसका मतलब एक प्रमोशन नहीं होता बेटा, अगर एक होगा तो होंगे 3 4 5 इकट्ठे, ठीक है ना? तो एक प्रमोशन लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये सबके लिए बेटा साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन। बात समझ में आई? ओके है बात। फिर हमने बात करी नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। बेटा इंटरनल सोर्सेस में किसी भी एम्प्लॉय को फैमिलियर करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज से। एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहा है, उसे सब पता है आपका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, कौन उसका सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, कौन स्कूल का प्रिंसिपल, सीईओ है, सब पता उसे। फिर हमने बात करी बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर किसी डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉई हैं, किसी डिपार्टमेंट में डेफिशिएंट एम्प्लॉई हैं, तो बेटा ट्रांसफर क्या कर सकता है बेटा, सरप्लस डिपार्टमेंट से डेफिशिएंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई को प्लेस कर सकता है। और ऐसा करने से बेटा आपके ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज होने लगते हैं। बात ओके। मैंने रिवाइज इसलिए कर दिया क्योंकि मैं पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, 4 लाइनें लिखी हैं, घर से पढ़ लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की। अब डिसएडवांटेजेस में भी आपको 4 डिसएडवांटेजेस दिखाई दे रही होंगी। बात ओके बाबू, पहली डिसएडवांटेज का नाम क्या लिखा गया है, स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। बेटा आपको याद आना चाहिए एक्सटर्नल सोर्सेज की मेरिट थी फ्रेश टैलेंट, और बेटा इंटरनल सोर्सेज की डी मेरिट है स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। सामने देखना मेरी तरफ, 20 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलती है, और वैकेंसी निकलती है कि 11th 12th का टीचर जॉब लेफ्ट करके गया बेटा, और आपने क्या करा, एक्सटर्नल सोर्सेज से स्टाफ लाने की बजाय इंटरनल सोर्सेज से बेटा प्रमोशन कर दिया किसी स्टाफ का। अब एक बात सोचना बेटा, जिस एम्प्लॉय का आपने प्रमोशन कराया बेटा, वो 25 साल का था जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने लगा था, आज वो 45 साल का हो गया बेटा, वो फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट है, यंग यूथ है, मॉडर्न आइडिया देगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। तो बेटा अगर आप क्या करते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज से ना जाकर इंटरनल सोर्सेज से जाते हो, तो जो फ्रेश टैलेंट का एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती थी वो आपने स्कोप खत्म कर दिया, और नेक्स्ट टाइम कब बेटा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है बेटा 20 साल 15 साल जरूरत ही ना पड़े, अभी वो 45 साल का, हो सकता है 15 साल के बाद ही रिटायरमेंट पूरा 60 कंप्लीट करके। तो बेटा 15 साल और आगे आने वाले में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। तो एक फ्रेश टैलेंट का स्कोप था वो भी आपने खत्म कर दिया, तो ये डीमेरिट है। ओके बात। सेकंड डीमेरिट का नाम क्या लिखा गया है, एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक, एम्प्लॉय बिकम्स लेथार्जिक, ऐसे हेडिंग होगी। मेरी तरफ देखना बेटा, बड़े काम की बात। देखो बाबू, अगर आपकी ऑर्गेनाइज वैसे ये काम मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में होता है, मैं आपको बता देता हूं बाबू, अगर एम्प्लॉय श्योर है ना कि मेरा ही प्रमोशन होना है, बट प्रमोशन इज टाइम बाउंड, मुझे ये नहीं पता किस दिन होगा, लेकिन होना मेरा ही प्रमोशन है, ध्यान रखना ऐसा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को खिला नहीं सकता कुछ। मैं बोलता हूं बेटा, आप किसी कॉलेज के डीन हो, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, कॉलेज में डीन होता है बेटा, ठीक है ना, और कोई पर्सन बेटा वाइस डीन है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे वाइस प्रिंसिपल है, वाइस डीन है बेटा। अब मैं एक बात बोलता हूं, ये गवर्नमेंट जॉब है और ये श्योर है
कि जिस दिन भी ये जाएगा, चाहे वो रिटायरमेंट पे जाए चाहे ये डेथ पे जाए, मैंने ही डीन बनना है फॉर श्योर। ऐसे पर्सन बेटा कभी खिला नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन को। ये काम करने की नीयत रखेगा बेटा। अगर एम्प्लॉय को आप श्योर कर देते हो ना कि आपका ही प्रमोशन होना है, बट प्रमोशन इज टाइम बाउंड, टाइम नहीं पता हमें किस दिन होना है, होना आप ही का है बेटा। देखो बेटा, इंटरनल सोर्सेस की डीमेरिट, अगर आप किसी को प्रमोशन की श्योरिटी दे दोगे ना, काम कभी नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। इस मामले में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है बेटा, जहां प्रमोशन आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। इतनी परफॉर्मेंस कर दो, इतनी सेल कर दो, इतना प्रोडक्शन कर दो, इतने फाइनेंस अरेंज कर दो, आपका प्रमोशन कर देंगे। तो दिखाओ तो सही परफॉर्मेंस, अपना टैलेंट दिखाओ, वहां करेंगे बात आपसे। लेकिन बेटा गवर्नमेंट जॉब में लगभग एम्प्लॉय श्योर होता है। मैंने तो ऐसे बड़े किस्से देखे हैं बेटा, लोगों के भाग्य बदलते हुए, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट जॉब में खैर एक बड़ा तगड़ा किस्सा है। एक प्रिंसिपल की अचानक डेथ हो गई, ठीक है ना, और बोला गया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट टीचर होगी उसको ही प्रिंसिपल बनाएंगे। वो कुछ भी नहीं थी भाई, एक रात पहले एक टीचर थी नॉर्मल सी, और बेटा अगले दिन उठाकर प्रिंसिपल बना दिया गया। मोस्ट ऑफ द सरकारी स्कूल्स में यही होता है बेटा, ठीक है ना। अब बेटा पर्सन को श्योर होता है मैं सबसे ज़्यादा एज में बड़ा हूँ, अगर ये गया किसी भी हाल में तो मैंने ही वाइस प्रिंसिपल बनना है। ऐसे टीचर कहाँ पढ़ा रहे हैं बेटा, वो सिलाई बुनाई कढ़ाई करके वापस आ जाते हैं अपने घर बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है बेटा, धूप सेक के वापस आ जाते हैं ऐसे टीचर, कुछ नहीं पढ़ाते फिर बच्चों को। ओके जी बात, एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। आगे बढ़ेगी। थर्ड हेडिंग का नाम क्या है? नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। कहने की जरूरत ही नहीं है बेटा, नई एंटरप्राइज में किसका प्रमोशन किसका ट्रांसफर करोगे। मैंने आज एक स्कूल खोला बेटा, प्रमोशन और ट्रांसफर करने के लिए कोई टीचर है? इंटरनल सोर्सेस तभी काम कर सकते हैं बेटा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो, कम से कम साल पुरानी हो। साल बाद आप किसी का प्रमोशन किसी का ट्रांसफर कर सकते हो। नई ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन ट्रांसफर के लिए कोई इंसान नहीं होता बेटा, ठीक है ना जी। एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। बेटा देखो एक बात समझ लो, बहुत काम की, और ये बात फ्योल ने भी बोली हुई है, सुनना बेटा। जब हम बात करते हैं ना ट्रांसफर की, हमने बात करी प्रमोशन की, हमने बात करी ट्रांसफर की। जब मैं ट्रांसफर बोलता हूं ना तो मेरा मतलब कभी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से नहीं होता। और यही बात फ्योल भी बोलता था अपने 12th प्रिंसिपल में, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। बेटा एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी दो एक जॉब पर, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। देखो बेटा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने से क्या होता है, ये एक लिमिटेशन अराइज हो जाती है। मैं समझाता हूं क्या मतलब है इस चीज का, सुनना। बाबू आज एम्प्लॉय आया, मैंने कहा चल भाई तू एक काम कर, तू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूनिट बनाना सीख। वो प्लेस कर दिया उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। 20 दिन 25 दिन 30 दिन के बाद आज उसने पहली यूनिट ठीक बनाई। 30 दिन से वो वेस्टेज कर रहा था, 30 दिन के बाद आज पहली यूनिट उसने ठीक बनाई। और 30 दिन के बाद हमने कहा अरे तू छोड़ यार, तू क्या करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, बढ़िया नहीं है, चलाते तेरे को अकाउंट्स बनाने सिखाते हैं, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ जाओ। बेचारे ने 2-3 महीने लगा के डेबिट क्रेडिट क्या समझा, अकाउंट्स बनाने शुरू करे, ठीक है ना। 3 महीने के बाद आपने कहा छोड़ अकाउंट, कोई डिपार्टमेंट है, आप मार्केटिंग में आ, ठीक है ना। चल मार्केटिंग शुरू कर कल से, तो कल तेरे को सिखाएंगे हम कैसे ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए कस्टमर से। 2-3 महीने में उसने बेचारे ने ये स्किल्स क्या डेवलप करे, आपने कहा चल छोड़ छोड़ क्या मार्केटिंग, चला तू सेल्स में काम कर। सर देखो जब हम बात करते हैं ट्रांसफर की, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की बात करते हो ना, इट रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे बर्बाद कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपका एम्प्लॉय एक भी जॉब को परफेक्टली सीखने नहीं वाला। आप जल्दी जल्दी ट्रांसफर करोगे ना बेटा, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वो एक भी काम नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे ना सारे सीख जाए, वो एक भी नहीं सीख पाएगा, एक भी नहीं। तो बेटा एम्प्लॉय को कुछ टाइम की स्टेबिलिटी देनी चाहिए एक जॉब पर, एटलीस्ट फॉर 6 to 7 मंथ। एक जॉब पे उसे काम करने दो, जब उस काम में एक्सपर्ट हो जाए तो ट्रांसफर, जब दूसरे काम में एक्सपर्ट हो जाए तो ट्रांसफर, ये नहीं फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज बर्बाद, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी खराब, ऑर्गेनाइजेशन के बेटा टाइम पीरियड खराब, सब खराब कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे। बात ओके, ठीक है जी। सारी मेरिट सारी डीमेरिट्स इंटरनल सोर्सेज की खत्म होगी, स्वाहा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। बाबू चैप्टर शुरू करा था हमने स्टाफिंग प्रोसेस से, सामने देखना मेरी तरफ, अभी चैप्टर शुरू करा था स्टाफिंग प्रोसेस से। मैं स्टेप रिवाइज करा देता हूं, 8 स्टेप से मिलकर बना था बेटा। क्या क्या स्टेप थे? सबसे पहला स्टेप था बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ये 8 स्टेप थे। मैंने बोला था बेटा इन 8 में से 3 स्टेप पे बेटा 3 बड़े बड़े टॉपिक हैं, जिस दिन ये तीनों खत्म हो जाएंगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने बोला था रिक्रूटमेंट एक बड़ा टॉपिक है बेटा, और लगभग 2.5 दिन के बाद आज रिक्रूटमेंट फिनिश हो गया। ठीक है ना, हमने इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, सारे मेथड पढ़ लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अब बेटा सिलेक्शन एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 से 1.5 दिन का है, यानी कि बेटा ऐसा हो सकता है कि कल इसी टाइम हम खत्म करें इसको। ठीक है, आज नहीं हो पाएगा ये फिनिश। ठीक है, और फिर बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लगभग 1.5 दिन का, 1 दिन का वो टॉपिक है बेटा, तब जाकर ये चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है जी, चलो बात करते हैं बेटा। एक चीज अभी बोल देता हूं बेटा, आप ना ये मत सोचना कि स्टाफिंग मेरे कोर्स का मुद्दा नहीं है, आप क्यों करा रहे हो, दिसंबर में हमारे पेपर हैं वो उसकी तैयारी कराओ। भाई गिन के 1.5 महीने में तैयारी हो सकती है उसकी। जितना आपको सिलेबस दिया गया ना 1.5 महीने में तैयारी हो सकती है। 1.5 नहीं तो चलो बहुत हद तोड़ लेंगे तो 2 महीने में तैयारी हो सकती है उसकी। क्या 2 महीने में तैयारी कर लोगे आप, जो आपने पेपर देना है, तो बचे हुए 2 महीने बर्बाद करें या रिवाइज करते रहें उसको, एक ही चीज को रिवाइज करते रहो। बेटा नए चैप्टर तो करने पड़ेंगे, क्योंकि टर्म टू जान निकाल देगा हमारी। ये बात तो बिल्कुल श्योर रहो बेटा कि टर्म टू सिर्फ 60 दिन का है। जितना वहां पर सिलेबस है ना 60 दिन में कर नहीं सकते, रिवाइज तो भूल जाओ, कर ही नहीं सकते पूरा आप, रिवाइज तो भूल ही जाना बेटा। तो अगर आपने कुछ पहले नहीं फिनिश किया ना बेटा तो खाली बैठे होंगे वहां पर। ठीक है ना, मैंने इससे रिलेटेड कल एक वीडियो भी डाली थी कि ऐसे काम चलेगा नहीं आपका। आप अगर सोचोगे ना बेटा कि टर्म 1 में मैं सिर्फ टर्म 1 की प्रिपरेशन करूं तो काम नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सीरियस होके पढ़ते जाओ, ये बहुत बेनिफिट देगा आपको। ठीक है ना, मेरे तो दिमाग में अभी है ही नहीं रिवीजन बैच दूर दूर तक। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि अभी मैं आगे का और कराऊंगा। मैं तो एक बार पूरा कोर्स फिनिश कर दूंगा। जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं बच्चे, उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी करा कि मैं वही रिवाइज कराना शुरू कर दूं अपने रिवीजन बैच में, 2-3 बार वही करा दूं, फिर टर्म 2 में वो परेशान हो रहे होंगे। तो बेटा मेरे दिमाग में तो है मैं एक बार पूरा कोर्स फिनिश कर दूं बिजनेस स्टडीज का, और फिर बेटा 60 दिन लगाकर उसको बहुत अच्छे से हम रिवाइज कर लें उन 6 चैप्टर को जो हमारे कोर्स में आ रहे। तो अभी पढ़ते चलो बेटा। टर्म 2 के लिए समझ लो, टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हमने, बाद में टर्म 1 पे आएंगे हम। ठीक है जी, ओके बात। चलो बेटा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक। बाबू ये ना एक सेंस में बड़ा यूनिक टॉपिक है। हाँ जी बेटा, ये एक सेंस में ना बड़ा यूनिक टॉपिक है, क्योंकि आज तक ना आपने जो प्रोसेसेस पढ़े हैं बेटा वो सिर्फ प्रोसेसेस मैनेजमेंट के फंक्शन के पढ़े हैं बेटा, यानी कि पोस्ट डीसी के प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस है जी, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है जी, स्टाफिंग का प्रोसेस है जी। प्लानिंग का भी पढ़ लिया बच्चों ने, ऑर्गेनाइजिंग का भी पढ़ लिया, स्टाफिंग का भी पढ़ लिया। पढ़ेंगे भाई, जब पढ़ेंगे डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का भी पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ये टॉपिक इस सेंस में यूनिक है कि सिलेक्शन कोई मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक प्रोसेस है हमारे कोर्स में। और ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। बाबू 8 स्टेप कोई टीचर नहीं पूछता, लेकिन आपको क्या करता है केस स्टडी में बेटा एक केस दे देता है, आपको कहता है सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट 3 स्टेप्स एक्सप्लेन कर दो। तो कंप्लीट पता होगा तभी आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, तभी नेक्स्ट 3 स्टेप लिखे जाएंगे। ठीक है जी, चलो करें स्टार्ट। बेटा सामने देखना मेरी तरफ। अभी सिलेक्शन प्रोसेस मतलब मैंने तो नहीं कहा कि नोट से पढ़ना है, अभी आप सब सामने देखो मेरी तरफ। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में ना मैं बोलता हूं वैकेंसी निकली है किसी अकाउंटेंट की पोस्ट की। ठीक है, और बेटा जब वैकेंसी निकलती है तो आप रिक्रूटमेंट स्टेज पे ये सोचते हो कि मुझे उस वैकेंसी को वाइडली एडवर्टाइज करना है ताकि मुझे एक अच्छा अकाउंटेंट मिल जाए। ठीक है, आपने क्या करा, न्यूज़पेपर में बेटा एक ऐड दिया। ठीक है, याद है एक्सटर्नल सोर्सेज का बेटा 3rd मेथड होता था ऐड। ठीक है ना बेटा, क्लासीफाइड, याद है ना मैंने क्लासीफाइड पे चर्चा की थी। तो बेटा ऐड में आपने बताया कि जो आपको कैंडिडेट चाहिए वो आपको एमकॉम क्वालिफाइड चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, तभी तो अकाउंटिंग कर पाएगा। एमएससी थोड़ी ले लेंगे, एमकॉम ही तो चाहिए ना पर्सन। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, यानी कि एमकॉम क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस बेटा उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बेटा आपने ना न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि हमें इंसान चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए उसको। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जिन्होंने कभी बेसिक्स पढ़ा हो बेटा,
MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, ये सब आपको चलाना आता हो बेसिक। और बेटा आपको बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि टैली सीखा हो आपने, बीजी सीखा हो, या कोई और सॉफ्टवेयर चलाना सीखा हो आप। ठीक है बेटा, आपने ऐड करा। अब क्या होता है, इंडिया में लोगों को किस्मत आजमाने का बहुत शौक है ना, सुपरस्टिशियस ज़्यादा होते हैं हम, ठीक है ना। तो बेटा किस्मत आजमाने का बड़ा शौक होता है। लोग देख रहे हैं भाई, क्लासीफाइड में ऐड देख रहे हैं, एक इंसान जो बीकॉम क्वालिफाइड है लेकिन अभी एमकॉम फर्स्ट ईयर में ही है, परस्यू करना स्टार्ट कर रहा है, उसने कहा यार देख मेरे को बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी है, सर्टिफिकेट भी पढ़ा, हाँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सारा चला लेता हूँ, बस एमकॉम नहीं हूँ, बीकॉम हूँ, चल क्या जा रहा है, ट्राई तो कर। तो सोचते नहीं ऐसे लोग, ट्राई कर, किस्मत आजमा, क्या होता किस्मत चमक जाए। तो बेटा आपने क्या करा, अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूमे क्या करा बेटा, मेल कर दिया कंपनी को। ठीक है, कुछ इंसान ऐसे थे बेटा जो एमकॉम फर्स्ट ईयर पास कर चुके थे, एमकॉम सेकेंड ईयर अभी परस्यू कर रहे थे, मतलब फाइनल ईयर था, इसके बाद वो बेटा पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते। उन्होंने कहा ठीक है, अप्लाई करने में क्या जाता है, सिर्फ 1 साल की तो कमी है, 6 महीने बाद मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो क्यों नहीं मैं अप्लाई कर सकता, मैं तो अप्लाई कर देता हूँ। उसने भी अप्लाई कर दिया। ऐसे हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैं बोलता हूँ आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत थी, आपके पास 20 रिज्यूमे ऐसे आए। ठीक है, टोटल रिज्यूमे आपके पास आए 50 में से 20 ऐसे थे बेटा जो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है जी, अब बेटा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट ही यहां से होता है। हम सिलेक्शन करना शुरू कर रहे हैं बेटा, रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने न्यूज़पेपर ऐड कर दिया, रिक्रूटमेंट फिनिश, 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब सिलेक्शन स्टार्ट हुआ बेटा। पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। हेडिंग का नाम देख लो बेटा क्या लिखा है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है, सामने देखना बेटा। सबसे पहले वो लोग रिजेक्ट होंगे बेटा जो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही पूरा नहीं कर पाए, सबसे पहले उनको रिजेक्ट करो। तो आपने क्या करा बेटा, 50 रिज्यूमे का प्रिंट आउट निकाल के रखा, सबसे पहले इन 20 का रिज्यूमे फाड़ा और डस्टबिन में डाल दिया कि इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही नहीं पूरा कर पा रहे, तो इनका किस बात का सिलेक्शन। समझ आई बेटा। तो किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको परफेक्टली बता रहा हूं बात। ठीक है ना, अगर बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब पूरा है बेटा तभी आगे बढ़ेगी, चैन बढ़ेगी नहीं इसके बाद, इससे पहले तो आगे। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बेटा जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, जिसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नहीं होगी, वो रिजेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं बेटा एमकॉम पास है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन कभी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं चलाया, तो कहां से आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले आप ही लोग रिजेक्ट होते हो गया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। 50 में से 20 रिज्यूमे बाहर, बचे 30। नेक्स्ट स्टेप 30 पे परफॉर्म होगा बेटा, एक एक करके बेटा सब निकल जाएंगे, आखिरी में एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाला है, बस ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है ना जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और आपको याद भी होगा दैट्स व्हाई सिलेक्शन प्रोसेस इज रिगार्डेड एज नेगेटिव। ठीक है ना बेटा, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 1, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट वुड बी 49। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन टेस्ट। अरे बहुत काम के आएंगे बेटा, 5 टेस्ट हैं। आपको जिस दिन मैंने सिलेक्शन हेडिंग स्टाफिंग प्रोसेस में पढ़ाई थी ना, मैंने आपको यही बोला था सिलेक्शन का बेसिक क्या होता है बेटा, आप बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हो और इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो ये है वो बहुत सारे टेस्ट आप देख रहे हो कि बेटा 5 टेस्ट हैं। पहला आपका नहीं हो सकता, पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट बाबू, सेकेंड टेस्ट का नाम है एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज पर्सनैलिटी टेस्ट, फोर्थ वन इज ट्रेड टेस्ट एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। बेटा सुनना, और आपको बता देता हूं, मैं अगर केस स्टडी बनाने का मुझे मौका मिले तो यहीं से बनाऊंगा और फंसा दूंगा बहुत अच्छे से। आपको हर टेस्ट का लॉजिक पता होना चाहिए, क्यों कराया जा रहा है, और बेटा मोस्ट डिटेल्ड डिस्कशन, लगभग मेरा मानना है मैं 20 से 25 मिनट इन 5 टेस्ट पे लगाने वाला हूं। ठीक है जी, बहुत आराम से सुनते चलो बेटा। सबसे पहले सेकेंड टेस्ट वर्सेस फोर्थ टेस्ट, हम इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, सेकेंड टेस्ट और फोर्थ टेस्ट इनको कंपेयर करते हैं बेटा। सेकेंड टेस्ट का नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट। चलो समझ लो बेटा एप्टीट्यूड क्या होता है। बेटा एप्टीट्यूड क्या होता है कि एम्प्लॉय कितनी जल्दी नए स्किल्स को सीखता है, ये उसका एप्टीट्यूड होता है। ठीक है ना, एम्प्लॉय कैपेसिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, इसको बोला जाता है एप्टीट्यूड। और आपको बता देता हूं, आपने देखा होगा आपके दोस्तों यारों में भी ये क्वालिटी होती है बेटा, कईयों की ग्रेस्पिंग पावर बड़ी तेज होती है, एक बार कोई चीज बता दी जाए, ठीक है ना, और आपके बहुत सारे निठल्ले दोस्तों में ये क्वालिटी होती है, एक बार कोई चीज बता दी जाए भूलते नहीं कभी। निठल्ले बहुत हैं लेकिन भूलते नहीं कभी, कोई बता दो बात। ठीक है ना, और मैं बता देता हूं ये क्वालिटी किस में होती है
बेटा जिन्होंने स्पोर्ट्स को अपनी हॉबी बनाया होता है, जो घूमते बहुत हैं, खेलते बहुत हैं, उनमें होती है ये क्वालिटी। ठीक है ना, आप पढ़ते रहो, वो 99% वाले बुद्धू किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए। यकीन मानना, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो स्पोर्ट्स को लेकर या आपकी हॉबीज को लेकर आपकी क्या चर्चा है, पर मुझे भाई मुझे लगता है ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। और लड़कों में क्वालिटी बहुत होती है, लड़कियों को 24 घंटे पढ़ना होता है। ठीक है ना, ये बात पक्की बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, मैं अपनी क्लास का टॉपर था, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे सकता इस चीज को लेकर, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे भाई जो बिल्कुल नहीं ठल्ले थे, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते थे बेटा, 2 रात 3 रात पहले उनको पढ़ना है, सारा दिन खेलेंगे सारा दिन, और पेपर से 3 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे, और भाई मेरे को लेके बैठ जाते थे, पढ़ा दे चल पढ़ाया भाई, पेपर दिया। इसके कंपेयर करो बेटा अपनी क्लास की लड़कियों को, वो एक दिन में 16 घंटे पढ़ रही हैं। भाई 16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, मेरा मानना जो है। आप 16 घंटे पढ़ लो, आउटपुट 10 घंटे का भी नहीं आता। ठीक है ना, बस किताबें ही खोली हैं, कोई नहीं पढ़ सकता इतना, कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना भाई, परसेंटेज इसके 85 और इसके 82, तो क्या ही डिफरेंस रह गया। आपने पूरे साल पढ़ाई कर ली, उसने 3 दिन पढ़ाई करी, उसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत शार्प हो गई खेल खेल के। ठीक है ना, जो इंसान टेंशन नहीं लेता उसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है। और ध्यान रखना बेटा, ऐसे लोगों का अगर किसी की ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है ना बेटा, इट इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देख लेना फ्यूचर में कहीं ना कहीं जरूर पूछता है ऐसा इंसान। सर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास एग्जाम्पल होंगे, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ऐसे लोगों को। ठीक है ना, मेरे पार्टनर की एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था। ठीक है ना, इनिशियली देखो मैं बताता हूँ, ये चीजें गॉड गिफ्टेड भी होती है किसी एक्सटेंट तक। मैं खेलता बहुत था पर मेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था। ठीक है ना, और वो मेरे पार्टनर का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, पर वो आता हर बार सेकंड था। ठीक है ना, मैं कभी किसी के इंसान को उसकी एडवांटेज नहीं बता सकता कि तेरे पास ये चीजें हैं। ठीक है ना भाई, देखो मेरा मानना यह है, इंटेलिजेंट अगर आप बाय बर्थ हो तो ये तो भगवान की बस बहुत बड़ी कृपा है। मेरा मानना यह, मोस्ट ऑफ द लोग क्या होता है, पहले मेहनती होते हैं। ठीक है ना, जब वो बहुत मेहनत करते हैं बेटा अपनी जिंदगी में, तब उनकी जाके कैटेगरी कहीं शिफ्ट होनी शुरू करती है इंटेलिजेंट की कैटेगरी में। ठीक है ना, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं रहा हूं अपनी जिंदगी में, मैं मेहनती रहा हूं बहुत। मैं बहुत पढ़ाई कर सकता था, हाँ मेरे अंदर ये गुण था। ठीक है ना, मैं एक सिटिंग 6 घंटे की दे सकता हूं कि कॉन्टिन्यूस बैठूंगा तो 6 घंटे ही लूंगा, नहीं मेरे अंदर ये क्वालिटी थी। 9th क्लास मैं बड़ी मेहनत शुरू करी, एक दिन में पढ़ता था 10-12 घंटे। 10th क्लास ऐसे ही पढ़ता था। 11th में धीरे धीरे मेरी कैटेगरी इंटेलिजेंट में आने लगी, और धीरे धीरे सीए तक पहुंचते पहुंचते बहुत इंटेलिजेंट में आने लगी। तो ऐसे शिफ्ट करा था मैंने भी। ठीक है ना, और अगर कोई इंसान की ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बर्थ से ही अच्छी है, तो यकीन मानना वो फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह पहुंचने वाला है। ठीक है जी, एप्टीट्यूड क्या होता है बेटा, लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है ना, न्यू स्किल्स को कितनी जल्दी सीख लेते हो आप, कितनी जल्दी ग्रैस्प कर लेते हो आप, ये आपका एप्टीट्यूड है बेटा। ठीक है ना, और एप्टीट्यूड इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है जी, और कैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय का, बेटा एम्प्लॉय को बुलाया, उससे पूछा अच्छा इंटरव्यू में या टेस्ट ले रहे हैं बेटा, टेस्ट में बुलाया, उससे पूछा कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाया, उसने कहा जी टैली चलाया मैंने। अच्छा टैली चलाया आपने, चलो एक काम करो, हमारा तो अपना सॉफ्टवेयर है, ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमाइज कराया, हमारे यहाँ टैली यूज नहीं होता, आओ मैं आपको कुछ सिखाता हूँ इसमें। 10 फीचर खोल के बताए बेटा, अपने नए सॉफ्टवेयर के 10 फीचर खोल के बताए बेटा। उसे कह दिया चलो 15 मिनट के लिए आप बाहर बैठो। 15 मिनट बाद उसे दोबारा बुलाया और कह रहा बताना जरा 10 फीचर जो आपको बताए थे। तो आपने क्या करा बेटा, उसकी कैपेसिटी चेक कर रहे हो कि वो कितनी जल्दी नए स्किल्स को सीख रहा है बेटा। और यकीन मानना अगर वो बता रहा है तो वो लायक है बेटा आने के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका एप्टीट्यूड कमाल का है। ठीक है जी, ओके बात बेटा। फिर 4th नंबर पे एक टेस्ट लिखा गया है, टेस्ट का नाम है ट्रेड टेस्ट। बेटा जहां एप्टीट्यूड आपके नए स्किल्स को बेटा चेक करता है कि आप कितनी जल्दी बेटा उसको ग्रैस्प करते हो, बाबू ट्रेड टेस्ट आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करता है। ठीक है ना, एप्टीट्यूड नए स्किल्स, ट्रेड टेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल्स। आपको क्या पता लगेगा कि एम्प्लॉय में क्या एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, बेटा बायोडाटा में लिख के दिया उसने, मेरे अंदर ये एग्जिस्टिंग स्किल्स है। आपने अंदर बुलाया, आपने कहा अच्छा आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अच्छा कौन सा चलाया जी, टैली चलाया, अच्छा टैली से 10 बातें पूछ लो। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमकॉम हो, चलो पूछ लो कॉमर्स साइड की 15-20 बातें, उससे अभी पता लग जाएगा बेटा एग्जिस्टिंग कितने स्किल्स हैं। क्योंकि मैं आपको बोलता हूं बेटा, फर्जी डिग्री बनवाना, फर्जी सर्टिफिकेट बनाना, ये तो क्या बहुत आम चीज है।
किसी भी इंस्टीट्यूट का वर्जी सर्टिफिकेट तैयार कराओ, ये लो जी मेरे पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, ये लो जी मैंने टैली में 3 महीने का या 3 साल का एक्सपीरियंस है, इस अकाउंटेंट के अंदर, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर काम करा है। सर्टिफिकेट बनवाना कौन सी बड़ी बात है? बात यह ना बेटा आपने एग्जिस्टिंग स्किल कितने संभाल के रखे हुए हैं अपने पास, कितनी नॉलेज रखते हो। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आज की तारीख में, हर ऑर्गेनाइजेशन बहुत समझदार है, वो आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करते हैं। और कैसे चेक करेंगे बेटा? आपने खुद लिख के दिया बायोडाटा में मैं इतना इतना पढ़ा लिखा हूं, यहीं से चेक हो जाएंगे बेटा कितने पढ़े लिखे हो। ओके बात, एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट में समझ आया बेटा डिफरेंस क्या है। चलो जी करते हैं बात बेटा। बाबू थर्ड हेडिंग का नाम दिया गया है पर्सनालिटी टेस्ट, और ये टेस्ट कमाल का होता है, मेरा फेवरेट है बेटा। देखो हर एक की पर्सनालिटी, मतलब 135 करोड़ लोग हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक इंसान एक दूसरे से बेटा मिलता भी होगा, ठीक है ना। हर एक इंसान की पर्सनालिटी बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल यूनिक। आप देखते हो बेटा कई लोग बहुत इमोशनल है अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, कई लोग बहुत मैच्योर्ड हैं, इतनी मुसीबतें आ जाती हैं बेटा टस से मस नहीं होते। कईयों की वैल्यूज डिफरेंट है बेटा, कईयों की वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। किसी को बोलना बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल बोलना नहीं पसंद। कोई बेटा बहुत घूमना पसंद करता है, किसी को घूमना बिल्कुल नहीं पसंद। हर एक की पर्सनालिटी में बेटा एक यूनिक फीचर है, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ हिले हुए हैं, है ना शिवांशु? हाँ जी। तो बेटा हर एक की पर्सनालिटी में कोई ना कोई यूनिक फीचर होता है, और यकीन मानना बेटा ये यूनिक फीचर ही निकालना पड़ता है बेटा बहुत सारी जॉब के लिए, और यकीन मानना यही पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है जी। मैं आपको एक बेटा इसके लिए एक बात बताता हूँ। खैर मेरा बाय चांस हो गया था पर्सनालिटी टेस्ट, मुझे नहीं पता लगा कि मेरा कैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। एक दिन ना जब हम सीए बन चुके थे तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में थे बेटा, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या होता है, आपको ग्रुप डिस्कशंस और काइंड ऑफ इंटरव्यूज आपके लिए जाते हैं। तो क्या हुआ बेटा, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके थे लोग, ठीक है ना। मैं कुछ 100 बच्चों के बैच में बेटा वो ट्रेनिंग कर रहा था। तो उन्होंने क्या करा, एक टीचर आए हुए थे, तो उन्होंने ना 8 बच्चों को सामने बिठा दिया एक सेमी सर्कल बनाकर, ठीक है, और कह दिया ग्रुप डिस्कशन करना है, और टॉपिक दिया एब्स्ट्रैक्ट। मैंने कभी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे चर्चा ही नहीं की थी। टॉपिक का नाम है जी ग्रीन, ग्रीन वर्ड पे बोलना है, ऐसे टॉपिक्स को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। मैंने कभी जीडी करा ही नहीं था एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे, मैं बिल्कुल चुप, म्यूट, बोला ही कुछ नहीं, मतलब एक आध लाइन 2-4 लाइन बोला हूँगा, बिल्कुल चुप। लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, 15 मिनट में जीडी खत्म हो गया। तो जो सामने टीचर खड़ा था, एक मेरा दोस्त बहुत बोल रहा था जो मेरे राइट में था, उसको खड़े करके कहते हैं अगर मुझे अपनी कंपनी का सेल्स मैनेजर बनाना हो ना तो तुझे 1 मिनट से पहले बना दूंगा। सर समझ गए होंगे बात, वो बहुत बोल रहा था, सर बोलोगे नहीं तो सामान बेचोगे कैसे, ठीक है ना। अगर आपके पास सेल्समैन की वैकेंसी है और सामने से पर्सन आया और कहता है जी मुझे बोलना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे घूमना बिल्कुल नहीं पसंद, सेल्समैन अपॉइंट कर लोगे? चाहिए कि नहीं चाहिए पर्सनालिटी टेस्ट? पहले बात ये है, पर्सनालिटी टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, समझ आई बात। मुझे खड़े करके कहता है मुझे अपनी कंपनी का सीए अपॉइंट करना हो तो तुझे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बोला, और आप अपने सीए से यही चाहते हो बिल्कुल ना कुछ बोले। यार क्लाइंट पता नहीं क्या क्या शेयर करता है आपके साथ अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है ना। समझ गए होंगे समझदार बच्चे, तो बहुत कुछ पता होता है सीए को एक बिजनेस से रिलेटेड, एक बिजनेसमैन के बारे में। तो बेटा उसने बोला कि मुझे सीए अपॉइंट करना हो, आपको 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा मैं, आप कुछ बोले ही नहीं। और यही तो हम चाहते हैं बेटा कि सीए कुछ बोले ही ना बाहर जाके। समझ आई बात बेटा। तो पर्सनालिटी टेस्ट की अलग ही इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है ना। और पर्सनालिटी टेस्ट का काम क्या है बेटा, आपकी पर्सनालिटी का यूनिक फीचर निकाल के बाहर रख देना, ठीक है ना बेटा। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, एक इंसान को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और उसका फुल टाइम एम है कि वो टीचर बनना चाहता है, बन सकता है? यार बता दो यार, टीचर बनने के लिए, और आप बोल रहे हो कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बस हो गया, फिर तो बनेंगे टीचर, जरूर जल्दी बनोगे। सर समझ आई ना बात। तो पर्सनालिटी टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, जॉब देने से पहले ये टेस्ट जरूर होता है। बात ओके? 3 बातें मैंने बोली, 3 टेस्ट ओके हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है जी। चलो सबसे पहले सबसे लास्ट वन का डिस्कशन करते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा बहुत कुछ बेटा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं बताऊंगा इंटरेस्ट 2 तरीके से लिया जाता है, समझना, मेरी तरफ देखना बेटा। सामने देखो यार, मैंने तो नोट्स के लिए कुछ कहा ही नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और बेटा आज नई ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे पास अभी
कोई भी बेटा रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई भी स्टाफ का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मैं सबसे पहले बेटा मिडिल लेवल जो जहां पर सारे मैनेजर होते हैं वो पोस्ट को फिल कर रहा हूं। ठीक है, एक इंसान आया मेरे पास जो बेटा MBA क्वालिफाइड है इन ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज इन मार्केटिंग, उसने डबल MBA किया बेटा, 2 चीजों में MBA किया। ठीक है, और मेरे पास अभी दोनों ही पोस्ट वैकेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट भी वैकेंट है और मार्केटिंग मैनेजर की भी वैकेंट है, और दोनों ही बेटा जगह से उसने जो MBA किया वो बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस से किया और अच्छा स्कोर किया दोनों में। ठीक है, हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में उसको ओके करा, जब हम टेस्ट ले रहे थे हमने बाकी सारे टेस्ट लेने के बाद जब इंट्रेंस टेस्ट लिया तो उससे ये जानने की कोशिश करी कि उसकी लाइकिंग क्या है। बाबू देखो, आप खुद समझो, आप 5 सब्जेक्ट आपको क्लास 12 में पढ़ाए जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा हमारी लाइकिंग 5 के लिए बराबर हो, कभी नहीं ऐसा होता बेटा, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है बेटा। ठीक है ना, ये बैलेंस स्टडी ना बेटा बस किताबों में ही होती है। हमारी जिस चीज के लिए लाइकिंग ज्यादा होती है ना, हम उसको बहुत ज्यादा पढ़ने में विश्वास करते हैं, पता नहीं ऐसा बाय डिफॉल्ट है बेटा। किसी को अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है वो अकाउंट्स बहुत पढ़ता है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है वो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है ना, मुझे पता है बिजनेस स्टडीज आप सबका फेवरेट है, अगर नहीं बोला तो अभी जूता उतारूंगा बंद करके अभी बताऊंगा। हाँ बाबू, तो बाबू इंटरेस्ट टेस्ट सबका डिफरेंट है, सबका इंटरेस्ट डिफरेंट है। हमने क्या करा, इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू उसकी लाइकिंग जानने की कोशिश करी ओवर 1 जॉब, कि आपको अगर मैं दोनों ही पोस्ट ऑफर कर रहा हूं, मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बना सकता हूं, आपको मार्केटिंग मैनेजर भी, आपकी लाइकिंग क्या है आप बता दो जो आप बनना चाहते हो। मेरे पास तो दोनों ही पोस्ट वैकेंट है, तो बेटा मैंने इंटरेस्ट टेस्ट से उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करी। एक तो तरीका ये तरीका हो सकता है कि 2 पोस्ट वैकेंट है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, उसने MBA HR में ही किया है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आया, मैंने सारे टेस्ट लिए, लेकिन मैंने उसे बोला कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मेरे पास 2 लोकेशन पे रिक्वायर्ड है, एक हमारी फैक्ट्री है चेन्नई में लेट्स सपोज, और एक हमारी फैक्ट्री है ओवरसीज दुबई में, हमें दोनों ही जगह पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहिए, आप किस जगह पर पोस्ट होना चाहते हो? हाँ बता दो कहां होना चाहते हो? दुबई। टपरी ना मिले तुम्हें जॉब, दुबई। हाँ दुबई, हाँ तुम्हें बुलाएंगे डायोला बीच पे, घबराओ ना, दुबई भेजते तुम्हें बेटा। तो इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, आपकी लाइकिंग को जानना बेटा। ओवर टू जॉब हो सकता है बेटा, या ओवर टू लोकेशन हो सकता है। बात ओके? ठीक है जी बेटा। फर्स्ट टेस्ट जिसके बात अब तक नहीं करी बेटा, आपका तो होने नहीं वाला ये इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा चलो मैं नहीं बता रहा, आप ये बताओ आप क्या समझते हो क्या होता है इंटेलिजेंस टेस्ट? हाँ बस एक वर्ड पता कर लो बस और हो गया सब। क्या IQ क्या होता है? चलो आज यही बता दो, मैं बता रहा कोई भी नहीं बता पाएगा। बताना IQ क्या होता है? चलो बाबा ये गधों वाली बात मत बताओ, फिर कहते हैं पेपर में नंबर क्यों नहीं मिलते। मतलब बंदा पूछ रहा हो, टीचर ने तो पूछा पेपर में RTGS क्या होता है, और ये बोल रहे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। फुल फॉर्म किसने पूछी भाई? मैंने कहा IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है। मैंने तो भाई फुल फॉर्म पूछी ही नहीं आपसे। IQ होता क्या, मुझे ये समझाओ। आई एम अ लेमैन, आपको IQ समझाना है। IQ टर्म बताओ मुझे क्या होती है, कह सकते हो बेटा? देखो हर इंसान की ना एक थ्योरेटिकल एज होती है और हर इंसान की एक प्रैक्टिकल एज होती है। देखो आप सबकी थ्योरेटिकल एज 17 से 18 साल है। आप 12th में हो, 17 साल का होगा कोई, 18 साल का होगा, ऐसे ही होगा बेटा। ठीक है, लेकिन एक बात बता देता हूं, IQ क्या करता है बेटा, आपके डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, आपकी जजमेंट के हिसाब से, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या करता है बेटा, आपकी एक प्रैक्टिकल एज निकालता है। आप कैसे डिसीजन लेते हो बेटा, कितने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में कैसा आप डिसीजन लेते हो, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बेसिस पे आपकी एक प्रैक्टिकल एज निकाली जाती है। और यकीन माना बेटा, हम सबकी प्रैक्टिकल एज हमारी थियोरेटिकल एज से काफी कम आती है। ठीक है ना, विरले लोग हैं बेटा, विरले दुनिया में जिनकी प्रैक्टिकल एज उनकी थियोरेटिकल एज से ज्यादा आती है। वो पुराने जमाने के साइंटिस्ट, वही न्यूटन, वही आइंस्टाइन, इनकी बेटा प्रैक्टिकल एज बहुत ज्यादा आती है इनकी थियोरेटिकल एज से। हमारी सबकी इंक्लूडिंग में हमारी कमी आई। IQ क्या होता है बेटा, किस एज के बराबर हम जजमेंट लेते हैं, किस एज के बराबर हम सोचते हैं चीजों को। टीचर बनने के लिए IQ का होना बहुत जरूरी है, ये भी बात ध्यान रख लेना।
आपको नहीं पता बेटा बच्चा कब क्या क्या कैसा क्वेश्चन पूछ ले। आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका लेवल ऑफ जजमेंट और एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए। ओके बात, चलो बड़े आगे। 3 इडियट देखिए है बेटा, किसी भी क्लास में घुस के पढ़ना शुरू कर दो, बस ऐसे ही बनते हैं लोग टीचर टूचर या कुछ। चलो बात ओके बेटा। अब मैं एक बात बोलता हूं, आपने टेस्ट कंडक्ट कर लिए, जैसी जॉब थी बेटा वैसा टेस्ट कंडक्ट कर लिया। जरूरी नहीं है हर जॉब में 5 टेस्ट होंगे, जरूरी है नहीं बेटा हर जॉब में 5 टेस्ट होंगे। इंटरेस्ट टेस्ट जरूरी नहीं है बेटा, हो सकता है ना बेटा 2 लोकेशन पे भी रिक्वायर्ड नहीं है स्टाफ, और बेटा वो 2 सब्जेक्ट में भी MBA नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है हर जगह पर बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट ही करना है आपका, ठीक है ना बेटा। एक पर्सन, आपकी कोई कंपनी है लैक्मे सलून, ठीक है ना बेटा, आप क्या करोगे वहां पर इंटेलिजेंस टेस्ट करोगे बेटा किस इंसान का, कोई ब्यूटिशियन बनने आया बेटा, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करके क्या करोगे आप। तो मैं बता रहा हूं हर ऑर्गेनाइजेशन में हर टेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपके कोर्स में 5 टेस्ट है, हमने पढ़ लिए। अब मैं बोलता हूं बेटा वही 50 अकाउंटेंट आए थे, 20 प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में बाहर हो गए बेटा, 20 लोग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, 10 ही लोग बेटा टेस्ट क्लियर कर पाए, तो आपने उन 20 को भी रिजेक्ट कर दिया। अब 10 आगे जा रहे हैं, ठीक है बेटा। और थर्ड स्टेप है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, और इसके ऊपर जितना मर्जी बोलो कम है। वैसे इंटरव्यू को बस एक लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन ऑन एनी टॉपिक इज इंटरव्यू। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन ऑन एनी टॉपिक। और कई बार तो आपको लगता है भाई क्या सर पैर है इस क्वेश्चन का मेरे इंटरव्यू से, ठीक है ना। कई लोगों ने सुने होंगे भाई इंटरव्यू के तगड़े तगड़े क्वेश्चन, तो आपको लगता है यार कैसी जॉब और ये कैसा क्वेश्चन हो रहा है। मेरी कजन के साथ एक क्वेश्चन हुआ, वो बैंक मैनेजर का इंटरव्यू दे रही थी कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है। यार बैंक मैनेजर फेवरेट एक्टर, क्या लेना देना भाई, आपको तो लग रहा होगा ना। लेकिन वो बहुत तगड़ी थी भाई, उसके पास स्किल्स बहुत है बोलने के, ठीक है ना। ऐसे वो ऐसे नहीं आम लड़कियों की तरह कि कोई भी वो तो किसी के लड़के के भी थप्पड़ मार के चलती हुई ना, वो ऐसी वाली थी। उसने भी देखो आंसर कितना उल्टा दिया, अभिषेक बच्चन, तो शायद किसी का फेवरेट नहीं हो सकता ठीक है ना। और जस्टिफाई करा कि मेरा फेवरेट क्यों है। सर आप यही तो स्किल्स को देखना चाहते हैं कि आप अपनी चीज पे कितने डिटर्मिन्ड रहते हो, ठीक है ना। पुराने जमाने में आपसे क्वेश्चन हुआ करते थे बेटा आप ट्रैवल कैसे करके आए हो हमारे ऑफिस तक, कितनी सीढ़ियां थी, किस सीट नंबर पे बैठ के आए थे, ट्रेन में आए थे तो, या बेटा बस में आए थे तो आपका सीट नंबर क्या था। ऑब्वियस है यार, वो कोई चेक नहीं करने जाने वाले आपके सीट नंबर, वो तो देखना चाहते थे। झूठ भी बोलो तो कितनी सफाई से आप बोल सकते हो, आप कितने डिटर्मिन्ड रहते हो, ठीक है ना। लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना लास्ट ईयर लॉस आया, ठीक है ना, हम अगर आपसे कोई एडवाइस चाहें, ठीक है ना, अभी इंटरव्यू में आप हमें कोई एडवाइस दो कि आप इसको प्रॉफिट मेकिंग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या आपको हमारे मैनेजमेंट में क्या कमी लगती है कि हम सुधार लें और बहुत अच्छा हो जाए। लोग गधों की तरह एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, वहीं पर एडवाइस देनी शुरू कर देंगे, सर ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अच्छा चल भाई घर जा। तो लगता है हम पागल हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल से टिके हुए हैं, मैं ही मैनेजमेंट संभाल रहा हूं, मैं पागल हूं। ये तो जान के क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर आपका परफेक्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए, सर आप 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप ज्यादा क्लोज हो मुझे लगता है सिचुएशन के, अभी तो मैं नया हूं, आऊंगा साल भर मेरे को प्लेसमेंट हो जाएगा तब मैं आपको शायद कुछ गाइड कर पाऊंगा, अभी नहीं मैं कुछ गाइड कर सकता। ये आपका आइडियल रिप्लाई होना चाहिए। लोग वहीं पर रिप्लाई करना शुरू करते हैं, अच्छा मैं देता हूं सजेशन, वो जान के पूछते हैं और आप हीरो बनते हो बेटा, वो 1 मिनट में निकाल देते हैं आपको। और बताता हूं आपको कितने लोगों के साथ पंगे होते हैं, मैंने शायद बात 11th में भी ना की हो कभी। बेटा एक इंसान को बोला गया आप डॉक्यूमेंट की फाइल लेकर जाते हो इंटरव्यू में, आप MBA क्वालिफाई हो, आपको बोला लाओ जी आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना। आपको इंटरव्यूअर होपलेस करने के लिए हर कोशिश करता है, वो देखना चाहता है आप जिंदगी में कितने हैं आप मैनेज हो। उसने क्या बोला, सारे डॉक्यूमेंट चेक करे, कहता है सर आपकी 10th की मार्कशीट तो है नहीं इसमें। सामने वाला अगर नहीं सर मैंने तो लगाई थी, यार देख लो। अब बंदा इतना होपलेस होता है, उसके सामने पड़ी होगी, दिख नहीं रही होगी उसको, 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद उसने ढूंढ के दी, सर ये लगी तो भी है। और आपको क्या रिप्लाई मिला होगा आगे से, सर आप मैनेज करोगे कंपनी, मैनेजर हो आप, मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू देने आए हो, MBA हो, पहले खुद को मैनेज कर ले भाई। तो खुद ही मैनेज नहीं है। डॉक्यूमेंट लगाने का भी एक तरीका होता है बेटा,
फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू द लोएस्ट डिग्री। सबसे पहले बेटा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमबीए, तो आप पहले एमबीए का सर्टिफिकेट्स लगाते हो सारे, फिर बेटा आपने कोई ग्रेजुएशन किया होगा या बीबीए किया होगा या बीकॉम किया होगा, देन उसके बेटा देन 12th देन 10th, ढूंढना नहीं पड़ता बेटा, यही मैनेजमेंट होता है। पहले लगा रखा है एमबीए देन 10 देन 12 देन ग्रेजुएशन, तो भाई खुद ही मैनेज हो ले, मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू देने आया तू। तो इंटरव्यू किस लेवल के हो सकते हैं, क्या पूछा जाएगा, किस लेवल पे पूछा जाएगा, आपको ये भी बता देता हूं। इवन खैर आपको नहीं बताएगा हैंडशेक अलाउड होती है कि नहीं होती इंटरव्यू में। आप गए इंटरव्यूअर के सामने हैंड ऑफर कर दिया, अलाउड होती है, आपको नहीं पता ये चीज़ों का, मैं यही बोल रहा था आपको, अलाउड होती है बेटा अगर सामने वाला आपकी एज का है तो, ठीक है ना। इवन फीमेल है आप कर सकते हो हैंडशेक, लेकिन हैंडशेक करने का तरीका होता है, कई लोग वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं ज़्यादा हीरो बनते हैं तो, ठीक है ना। मैंने शायद समझाया भी होगा, कभी हैंडशेक पे कोई चर्चा की है आपके साथ। आना सर एक मिनट। तो क्या हो गया यार, हैंडशेक नहीं कर सकता मैं, गुफे हैंडशेक करो। देखो बेटा आपको बता देता हूँ, आइडियल तरीका हैंडशेक का ये होता है, मैं लोगों को बताता हूँ बेटा लोग हैंडशेक कैसे करते हैं, और ध्यान रखना ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। अगर जब भी भालो ऐसे हैंडशेक नहीं होती भाई। चलो बेटा, कभी आपने अपने दोस्तों को देखा होगा ऐसे हैंडशेक करते हुए, हाथ ऐसे ओवर करेंगे, हैंडशेक के लिए हाथ ही ऐसे ओवर करेंगे, देखा है क्या, ऐसे सामने वाला ऊपर हाथ रखे। भाई ऐसे लोगों पर जिंदगी में ट्रस्ट मत करना, ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं। जो चीजें हम बोल के नहीं बताते ना बेटा, हमारी पर्सनैलिटी चीख चीख के बोलती है। जो लोग आपको ऐसे हाथ ऑफर करते हैं ना बेटा, यकीन मानना ये एक दिन आपको जरूर धोखा देंगे। क्यों, मैं बता देता हूं। इस चीज का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मतलब होता है बेटा, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो सामने वाले से। जो चीज आप बोलते नहीं हो आपकी पर्सनैलिटी चीखती है, ठीक है ना। ये लोग बहुत खतरनाक है, और ये लोग ये बेचारे बड़े डाउन टू अर्थ हैं, ये अपने आप को पहले ही मानते हैं मैं तो बहुत इंफीरियर हूं आपसे, आप बहुत बड़े लिखे, आप बहुत पैसे वाले, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी। ये ऐसे लोग होते हैं। जो लोग कभी आपसे आई कांटेक्ट नहीं करते ना बात करते टाइम, वो भी जरूर धोखा देंगे, ये भी लिख लेना। चलो जाओ, ये भी बता रहा हूं आपको एडवांस। और आप ऐसे चीजों को नोटिस करना बेटा, ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। जब इंसान झूठ बोलता है ना, ये भी बता देता हूं, तब भी उसकी आंखें नीचे हो जाती है बेटा, तब भी वो आई कांटेक्ट कर नहीं पाता मेंटेन। ये भी ध्यान रख लेना बेटा, झूठ पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये। जब वो कोई चीज झूठ बोल रहा होता है बेटा, वो आई कांटेक्ट कर नहीं पाता, इंसान बाय डिफॉल्ट है, ये बात पता नहीं क्या बात है। तो इंटरव्यू में ये सब चीजें नोटिस होती हैं, आपको पता नहीं होता, ठीक है ना। मैंने आपको शायद बैठने के तरीके पे भी कभी ना कभी चर्चा, हाथ रखने फोल्ड करने के तरीके पे भी चर्चा किया, ठीक है ना। लोग इंटरव्यू जाते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं जाके, ऐसे अजी ऐसे। अभी आप देखना, अभी आप प्रैक्टिकल देने जाओगे, आपके साथ कितने बच्चे होंगे जो ऐसे खड़े होंगे ऐसे, ठीक है ना। हैंड ज्वाइन कर रखे हैं बेटा, ठीक है ना, या आगे हाथ या ऐसे हाथ। सर इंटरव्यू में ठीक ठाक लेवल के चले गए ना, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, वहीं से रिजेक्ट होकर आ जाओगे और सोचोगे यार मैंने किया क्या कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लैंग्वेज में ये प्रोटेक्टिव मोड है कि आप बहुत नर्वस हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि मुझसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। ये प्रोटेक्टिव मोड होते हैं ये सारे, कि मैं डर रहा हूं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। समझ आई बात। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो इंटरव्यू से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं डिफाइन करने लगूं, एक ही बात है, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। इंटरव्यू क्या चीज होती है, फॉर्मली किसी चीज पे भी चर्चा करना, किसी भी चीज पे, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेट करता है चाहे रिलेट नहीं करता, ठीक है जी। बाकी बातें कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।